नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही दूब, हरी घास जल जाएगी दूब खूब ही खूब। नमस्कार, रंग तरंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजनी सेन। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि जिसे कमजोर या कमतर माना जाता है वही अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेता है और उस ताकत के बल पर वो आसमान की ऊंचाइयां छू लेता है। वक्त की आंधी के आगे जब ताकतवर लोग झुक जाते हैं तो यही कमतर कमजोर लोग अपनी कामयाबी की एक नई दास्तान लिखते हैं, क्योंकि वो जमीन से जुड़े होते हैं, उनकी जड़ें जमीन में गहरी होती है। और ऐसी ही होती है संस्कृति की, कला की दुनिया, जिसकी जड़ें बेहद गहरी होती है। तो आइए आपको फिर से संस्कृति और कला की इसी दुनिया के दर्शन कराते हैं और आगाज करते हैं रंग तरंग की एक नई कला परिक्रमा का। जिसको यकीन नहीं था कि चल भी सकेगा वो, आज उसने आसमां पर अपना नाम लिख दिया। भारत आज अंतरिक्ष में सफलता की नई कहानियां लिख रहा है। पूरी दुनिया अंतरिक्ष में भारत की इस कामयाबी को झुककर नमन कर रही है और भारत की अंतरिक्ष में यही कामयाबी नजर आएगी प्रधानमंत्री संग्रहालय में, जहां हर शाम अंतरिक्ष की सफलता पर, अंतरिक्ष की कहानियों पर एक लेजर एंड साउंड शो आयोजित होगा, जिससे दर्शक भारत की अंतरिक्ष की सफलताओं को साझा कर सकेंगे। हाल ही में इस लेजर एंड साउंड शो का पहला शो आयोजित हुआ। टीचर ने आज कक्षा में बहुत ही कमाल की चीज पढ़ाई। यकीन नहीं होता, भारत मंगल ग्रह तक पहुंच गया, इतनी दूर। कामयाबी के आसमान को छूता हुआ, अंतरिक्ष में कुलांचे भरता हुआ, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अब जय अनुसंधान पर पहुंच गया है। मैं हूँ भारत। भारत? मुझे लगा कोई सितारा। क्या आप सचमुच में भारत हो? मेरा देश जहाँ मैं रहती हूँ? हाँ नव्या, लेकिन मैं सिर्फ देश ही नहीं, मैं ही हूँ वो भावना जो काव्य में रस बनकर झलकती है, वो भक्ति जो वीरों के नयनों से छलकती है, वो चेतना जो नेतृत्व को दिशा देती है, वो प्रेरणा जो नए कल का स्वप्न सजाती है। नया कल, नया इतिहास जो लिखना है तुम जैसे बच्चों को, और तभी तो मैं आज तुमसे मिलने आया हूं। भारत की अंतरिक्ष की सफलता की कहानी आज दुनिया जानती है। अंतरिक्ष का, विस्तार का, संचार का, रफ्तार का, चमत्कार का, जहां हमने खोल दी एक नई राह, जिस पर चलकर तुम जैसे बच्चे अपने सपनों को सच्चाई में बदल सको। अंतरिक्ष में भारत की इसी भव्य सफलता को पिछले दिनों एक लाइट और साउंड शो के माध्यम से साकार किया गया, जिसका आयोजन प्रधानमंत्री संग्रहालय परिसर में किया गया। प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन ने इस कार्यक्रम को अपनी आवाज दी है। कभी न थकती, कभी न थमती, ब्रह्मांड बीच में गोलाकार धरती, गुरुत्वाकर्षण का नियम निभाए, अंतरिक्ष की शोभा बढ़ाए। सोच के देखो, गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान वो भी इतने साल पहले। और नव्या, 17वीं शताब्दी में जाकर पश्चिमी दुनिया ने ग्रेविटी के नियम का उद्घोष किया, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को विश्व ने 500 साल बाद जाना। यानी अंतरिक्ष ज्ञान में हम युगों युगों से कुशल थे। इस मौके पर केंद्रीय संसदीय और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक राकेश शर्मा भी मौजूद रहे। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत की अंतरिक्ष की गौरव गाथा की भरपूर सराहना की। इनको स्पार का जन्म हुआ। इनको स्पार? हाँ, जिसका बाद में नाम पड़ा इसरो। इसरो का नाम तो मैंने भी सुना है।
भारत का दर्शन है इसके अंदर, वैज्ञानिक दर्शन है, 75 साल की उपलब्धियां हैं। और जिस प्रकार से हमारा पहले नारा था जय जवान जय किसान, और उसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान जोड़ा, और उसी का विस्तार बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान जोड़ा। आसमान और किसान के बीच एक रिश्ता जुड़ रहा था। एक तरफ प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा लाई गई हरित क्रांति, और दूसरी ओर आसमान के माध्यम से किसानों को मिल रही अमूल्य जानकारी टीवी कार्यक्रम कृषि दर्शन से। भारत में तैयार किया गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट। इस लाइट एंड साउंड शो में भारत की अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े तमाम अहम पलों को संजोया गया है और इसे हर शाम दर्शकों के साथ साझा किया जाएगा। रोहिणी उपग्रह पर नियर अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यानी इंजेक्ट किया गया, और मैं स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बन गया। भारत के पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखने के पल हो या भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और कल्पना चावला की अंतरिक्ष की उड़ान, सारे जहां से अच्छा। और 1997 में तो जैसे कुछ लम्हों के लिए वक्त ठहर गया। आज भी हमारे दिलों में कल्पना चावला की निष्ठा, मेहनत और समर्पण की यादें बसी हुई हैं। इसरो के सफल अभियान हो या फिर विदेशी मित्रों के साथ भारत के साझा अंतरिक्ष कार्यक्रम, हर कामयाबी की झिलमिलाती झलक इस लाइट एंड साउंड शो में देखने को मिली। मैं दुनिया का वो देश हूँ जिसने पहले ही प्रयास में मंगली कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इंडिया हैज सक्सेसफुली रीच मार्स। इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है वो वैज्ञानिकों के विश्वास के कारण, उनके पुरुषार्थ के कारण, उनकी प्रतिबद्धता के कारण। उम्मीद है सफलता के आसमान पर भारत और लंबी यात्रा करेगा और उससे जुड़ी तमाम कहानियां इसी तरह युवाओं के साथ साझा की जाएगी। ये तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में उड़ान भरेंगे मंगलयान 2, गगनयान और भी कई प्रयास। रंगतरंग डीडी न्यूज। मिटा के रहूंगी हर एक अंधेरा, दुआओं के असर अभी देखे कहाँ हैं, मुट्ठी में होगा ये सारा जमाना, मेरी हौसलों के पर अभी देखे कहाँ हैं। हमारे दिव्यांगजन हमें हौसला देते हैं, प्रेरित करते हैं, और उनकी हिम्मत, जज्बे और हौसले से सजा था दिव्य कला मेला 2022, जहां देश भर के दिव्यांग उद्यमियों को और कलाकारों को सम्मानित किया गया। जिंदगी हौसले और अदम्य इच्छा शक्ति का दूसरा नाम है। यही साबित करते हुए दिव्य कला मेले 2022 का समापन हुआ। 2 से 7 दिसंबर तक दिल्ली के इंडिया गेट पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की इस पहल में देश भर से आए दिव्यांग उद्यमियों, कलाकारों और शिल्पकारों ने अपने हुनर से सभी को चौंका दिया। कार्यक्रम के समापन समारोह में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने देश भर के हुनरमंद उद्यमियों को सम्मानित किया। इस मेले में हर आमो खास के लिए कुछ न कुछ मौजूद था। घर की साज सज्जा की वस्तुएं, कलाकृतियां, परिधान, फर्नीचर, सभी कुछ लोगों को खूब पसंद आया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रमोशन है, एक्सपोजर है। एक्चुअली हमें भी इतना हैंडीक्राफ्ट मटेरियल इस मेले में जो देखा है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, डिफरेंट। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत अच्छे जो समाज में हमारा जो हिस्सा पिछड़ गया है उसको रिप्रेजेंट करने का बहुत अच्छे से तरह किए हुए। हमें इसको आगे तक ले जाकर उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, जो मेरे को सबसे अच्छा लगा यहाँ पे।
इस दिव्य कला मेले में कई ऐसे स्टॉल्स थे जहां दिव्यांग बच्चों ने भी अपने बनाए उत्पाद सामने रखे और अभिभावकों और शिक्षकों ने भी इस पहल का स्वागत किया। I am Penga. I am sorry from the test. I will learn computer and I will learn sail. How to sail. हम बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं जिसमें मट्ठी बनाना, कुकीज़ बनाना, आर्ट वर्क एंड डिजिटल यूनिट में हम लोग ट्रेन करते हैं। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ हमारे स्टॉल पर और हमारे प्रोडक्ट्स खरीदें और देखें कि हमारे इन बच्चों ने कितने अच्छे काम किए हैं। कई ऐसे उद्यमी थे जो न केवल आज अपने पैरों पर खड़े हैं बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। हम है ना केरला से इधर आने के लिए हमको इतना फैसिलिटीज इधर मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको अच्छा फैसिलिटीज दिया, इतना स्पेस दिया, वो पूरा फैसिलिटीज दिया। इस दिव्य कला मेले में भारत के हर राज्य से आए दिव्यांग उद्यमियों को रोजगार से जुड़ने का मौका मिला। जो मेरठ में मार्बल का काम करता हूँ, मूर्ति बनाता हूँ, इसको जो सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और जो मेरी जो इनकम भी बढ़िया हो रही है। इस दिव्य कला मेले के समापन समारोह में मुंबई से आई कलाश्री को नवोन्मेष और अपनी शानदार कला के लिए सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया। राजन गावड़े जैसे कलाकारों को भी इस मेले में सम्मानित किया गया। मुंबई के राजन बोल और सुन नहीं सकते। वे गेहूं की बालियों के रेशों से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं जो अपने आप में बेहद हटकर हुनर है। गेहूं की बालियों के छोटे छोटे टुकड़े कर उनसे राजन महाभारत की कथाएं भी रच देते हैं तो कहीं गणपति की सुंदर छवियां भी उकेर देते हैं। आज मुझे 35 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए। मेरा जो स्किल है वो बहुत ही परफेक्ट है। लोगों को मेरी कला जो है वो देख के बहुत अच्छी लगती है। दिव्य कला मेले 2022 में दिव्यांग कलाकारों को मुख्य धारा में लाने की एक सार्थक पहल की गई। साथ ही यहाँ आए ग्राहकों को विभिन्न उत्पादों के बेहतरीन विकल्प भी मिले। दिव्य कला मेला केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक सशक्त पहल के रूप में सामने आया, जिसमें दिव्यांगजन एक ऐसे नायक के रूप में उभरे जो आत्मनिर्भर हैं और समाज की मुख्य धारा का हिस्सा हैं। रंग तरंग के लिए दिल्ली से रजनी सेन की रिपोर्ट। बढ़ता ही जा रहा है मेरी हर सांस के साथ, मेरा हौसला है या समंदर का पानी, रोक न पाएगी इसे वक्त की आंधी, मैंने दिल से शुरू की है जिंदगी की कहानी। कुछ कहानियां ऐसी ही होती हैं जो हमें प्रेरित करने के लिए हमारे सामने आती हैं और आज की कलाकार भी ऐसी ही हैं जो अपने रंगों से हमें प्रेरित करने आई हैं। आज रूबरू हो रहे हैं एक कलाकार, विजुअल आर्टिस्ट और सिविल सर्वेंट आशिमा मेहरोत्रा से, जिनके रंगों में अभिव्यक्ति का समंदर है। हर कलाकार के भीतर अभिव्यक्ति का एक झरना होता है, लेकिन आशिमा मेहरोत्रा एक ऐसी चित्रकार हैं जिनके भीतर अभिव्यक्ति का पूरा समंदर है। पेशे से एक प्रशासनिक अधिकारी और दिल से एक विजुअल आर्टिस्ट, आशिमा अपनी कला के माध्यम से जीवन से जुड़ी अनकही कहानियां कहती हैं। कहीं आदिवासी महिलाओं के चेहरे, कहीं रंगों में बहता संगीत का दरिया, तो कहीं मछुआरों का रोजाना की जिंदगी से संघर्ष। वे भारत के पारंपरिक चित्रकला शैलियों से भी प्रेरित होती हैं और विश्व भर की आधुनिक चित्रकलाओं की खूबसूरती भी उनकी कला में नजर आती है। अपनी पेशेवर प्रतिबद्धता के कारण पूरे भारत का भ्रमण कर चुकी आशिमा भारत को अपनी चित्रकला के माध्यम से उजागर करना चाहती हैं। देश और विदेश में आशिमा की कई एकल प्रदर्शनियां लग चुकी हैं और वे चाहती हैं कि भारतीय कलाकारों को पूरी दुनिया में वो मकाम मिले जिसके वे सही हकदार हैं। रंग तरंग में रूबरू हो रहे हैं चित्रकार, विजुअल आर्टिस्ट और सिविल सर्वेंट आशिमा मेहरोत्रा से। आशिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रंग तरंग में। नमस्ते। आशिमा जी, आपकी रंगों की यात्रा कब से शुरू हुई? बचपन में पहली बार आपने कूची कब पकड़ी?
बचपन में जो मुझे पहली याद है वो है 5 साल की। जब मैंने लोगों को देखा कि घर के आगे रंगोली बनाते हैं तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ बनाऊं, लेकिन मुझे रंगोली में अपने को सीमित नहीं करना था। वो मुझे लगा बहुत छोटा है और मैं कोई फिगर बनाना चाहती थी। और आर्ट, और मेरे ख्याल से 5 साल में भी मैं डांस फॉर्म्स, म्यूज़िक, इन सब से बहुत अफेक्टेड थी। तो मैंने एक बहुत बड़ी डांसर की इमेज सिर्फ आटे से, घर में जो आटा है उससे मैंने एक अपने पूरे टेरेस में बना दी। अब मुझे नहीं मालूम वो कितना परफेक्ट था, कैसा था, लेकिन मुझे उसमें सब लोगों ने बहुत सराहा, मुझे अपनी अपनी तरीके से अवार्ड किया। और मेरे ख्याल से उसके बाद मेरे फादर ने एक मुझे गाइड करने का एक ज़िम्मा ले लिया और मुझे हमेशा आगे इसके लिए प्रेरित किया करने के लिए। लेकिन आज आप पेशे से सिविल सर्वेंट हैं जी। वो यात्रा कैसे शुरू हुई और उसमें क्या रंगों की यात्रा में कुछ रुकावट आई आपकी पढ़ाई की वजह से? मुझे लगता था ये मेरा बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो ये बाहर मैं लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, ये मेरा कैरियर नहीं हो सकता। और जैसा मैंने देखा अपनी दोनों बहनों को पढ़ाई में आगे करते हुए, तो मुझे लगा कि मुझे भी वही करना चाहिए। जबकि मेरे जो मेंटर हैं वीर मुंशी सर, उन्होंने कहा सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है और तुम्हें सेटिस्फेक्शन कभी रियलाइज़ होगा कि ये शायद तुम्हारी इस कला में ही है, जो मुझे उस समय समझ नहीं आया। और मैंने सिविल सर्विसेज देने का निर्णय किया और आगे मैंने सिविल सर्विसेज दिया, लेकिन इसको मैंने कभी छोड़ा नहीं, अपने लिए मैं करती रही। और अब घर में हमें कभी भी और सारे इनोवेशंस भी करती रही। जी। और अब अंबारी आप यहाँ पर लेके आए, अंबरी, इसका क्या मतलब है और क्या आप इससे अभिव्यक्त करना चाहती हैं? अंबरी, अगर मैं कहूँ तो बचपन से मैं हमेशा, जब भी मुझे कभी कोई क्वेश्चन मेरे जहन में आता था तो मैं हमेशा आकाश की तरफ देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अभी मुझे अवसर मिला सेंट पीटर्सबर्ग में जाके प्लेन एयर पेंटिंग करने का, जहाँ पे मैंने 15 दिन एकेडमी ऑफ आर्ट सेंट पीटर्सबर्ग ने जो ऑर्गेनाइज़ किया वर्कशॉप, वो मैंने अटेंड करी और मुझे बहुत अच्छा लगा खुले आसमान के नीचे बैठ के पेंट करने का। और उसी से मैंने ये टाइटल इंस्पायर है, क्योंकि अंबर एक ऐसी चीज़ है, वो कॉमन स्पेस है जो हम सबको जोड़ता है, जिसमें कास्ट, क्लास, जेंडर कुछ नहीं आता, रीजन नहीं आता। तो वो मेरे एक कॉमन थ्रेड है जो इन 3 सीरीज़ में, जो यहाँ पे ललित कला में जो प्रदर्शित हैं, आप देखेंगे। जी जी। अगर आपकी विजुअल आर्ट की बात करें, आपने कंटेम्प्रेरी आर्ट को भी एक नया रंग देने की कोशिश की है। और भारत में जो कला है उसकी जड़ें बहुत गहरी रही हैं, हर राज्य की अपनी चित्रकला शैली है। तो क्या ये जो मॉडर्न आर्ट है और जो हमारी परंपरागत चित्रकला है, आप क्या उसको जोड़ने की कोशिश करती हैं? बिल्कुल। आप मेरे जब ये पेंटिंग प्रदर्शनी देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ मैंने एक नियमगिरी हिल्स पे कुछ लेडीज़ की मैंने पोर्ट्रेल किया, जो आपको इस प्रदर्शनी में दिखेगा। और उसके साथ में मैंने लाइन एंड कलर का, जो पॉल क्ली और पिकासो ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसको, उसमें मैंने आप देखेंगे कि एक वुमेन, इंडियन वुमेन का चेहरा है फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, और वो उनकी आंखें कुछ और कह रही हैं, वो कहानी कह रही हैं उन डिफरेंट वर्ल्ड्स की जो हम सभी रहते हैं। वो वर्ल्ड सबके लिए एक जैसा नहीं है, हर कोई उसमें अलग एक्सपीरियंस करता है, हर किसी की परिभाषा लिबरेशन की अलग है। तो वो जो है मैंने इंडियन जो परिप्रेक्ष्य में अपने कलर और लाइन का, और जो इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी आर्ट है उसको फ्यूज़ करके एक इनोवेट किया है, यहाँ पे आपको मिलेगा वो। और जो हमारी लोक चित्रकलाएं हैं, वारली शैली हो गई या दक्षिण भारत की बहुत सारी शैलियाँ हैं जो अब कपड़ों में उतर आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी कलात्मक चीज़ों में निकल आई हैं। आपको क्या लग रहा है, लेकिन जो लोकल आर्टिस्ट हैं, जो स्थानीय आर्टिस्ट हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ का? बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि आर्ट और क्राफ्ट को अलग अलग रखा गया है कई सदियों से। तो आर्ट जो है वो बहुत हाई एक क्लास के उसमें रखा गया, और जो क्राफ्ट, जो हमारे क्राफ्ट्समैन हैं लोकल, उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती, उतना पैसा नहीं मिल पाता, उनको उसकी उतनी पहचान नहीं मिल पाती। वो पहचान, ये जो ज़रिए आपने बताए हैं, वो उनके द्वारा उनको मिल रही है। उनको हमारी गवर्नमेंट नेशनल अवार्ड देती है, उनके बारे में पब्लिसाइज़ किया जाता है,
और आज बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इनफैक्ट इस बार जो इंडिया आर्ट फेयर है उसमें मैंने देखा, जो सबसे बड़ा हमारा आर्ट फेयर है यहाँ का इंडिया का, उसमें लोकल क्राफ्ट्समैन के क्राफ्ट्स उन्होंने एज कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स लगाए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे ख्याल से। वो उस हम मकाम पे आ गए हैं जब उनको रिकग्निशन मिलना शुरू हो गया, उनको ड्यू मिलना शुरू हो गया। आशिमा जी, आप खूब घूमी भी हैं जी रेलवे से जुड़ी नहीं, उसके बाद टूरिज्म से। तो ये जो भारत को आपने देखा है, वो क्या वो संघर्ष, आम आदमी की दिक्कतें, क्या वो आपकी तस्वीरों में भी झलकता है? बिल्कुल। रेलवेज़ और टूरिज़्म में जो अलग अलग जगह पे बहुत इंटीरियर में भी गई हूँ मैं अपने काम से रिलेटेड। तो जो भी और ऑब्ज़र्व करना मेरी एज अ आर्टिस्ट रुचि रही है कि लोगों को ऑब्ज़र्व करना। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे एक सीरीज़ है फिशरमैन पे, जो टग ऑफ सर्वाइवल जिसको मैंने नाम दिया है। तो मुझे याद है मैं कुछ सालों पहले मैं कोची गई थी और मैं सुबह 5 बजे मुझे कुछ म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दी और मैं मुझसे रुका नहीं गया, मैं अपने होटल से निकल के वहाँ पे बैठ गई कोस्ट वहाँ पे जाके रेत में। और मैंने देखा कि सुबह 4-5 बजे वो लोग एक म्यूज़िकल सिम्फनी से उसको जाल को खींच रहे हैं। अच्छा, वो 5 कैसे 9 बज गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी सिम्फनी जो थी वो चलती रही। इतने वो 10 लोग 20 हुए, 20 से 50 हुए। लेकिन जो चीज़ मुझे हिट करी बाद में वो ये था कि 9 बजे जब उनका जाल बाहर निकला तो उनको सिर्फ छोटी छोटी मछलियों के अलावा कुछ नहीं मिला था और हर कोई एक अलग अलग किनारे पे बैठा हुआ था। लेकिन फिर अगले दिन मैंने देखा, फिर वही प्रोसेस शुरू हुआ, उतने ही उत्साह से शुरू हुआ। तो मुझे लगा ये एक इतनी बड़ी चीज़ है और जिससे हम सबको एक सीख लेनी चाहिए कि उतार चढ़ाव और हार्ड वर्क रहे ना रहे, मतलब मतलब हम उतार चढ़ाव से उसको मेजर नहीं कर सकते। म्यूजिक की आपने बात की, आपकी तस्वीरों में भी म्यूजिक झलकता है। जी 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 जी, रविशंकर है आपकी तस्वीरों में। बिल्कुल बिल्कुल। और आप क्या कहना चाहती हैं? ये जो आपकी मेरी म्यूज़िक ऑफ सोल सीरीज़ है, इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप म्यूज़िक की परिभाषा और म्यूज़िक के सेंसिटिविटी को आप समझ सकते हैं मेरे रंगों के ज़रिए। और ये सीरीज़ सबको बहुत पसंद आती है। इसमें किसी ने मुझसे पूछा आपने रविशंकर को बनाया लेकिन वोकलिस्ट नहीं बनाया है, तो वो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि मेरे वोकलिस्ट यहाँ पे एक छोटे छोटे पक्षी आपको दिखेंगे उसमें, मेरी हर पेंटिंग में। और आपके फेवरेट आर्टिस्ट की अगर बात करें, कौन आपके पसंदीदा कलाकार हैं देश में और विदेश में? मेरे लिए हमेशा से अमृता शेरगिल एक बहुत फेवरेट रही हैं मेरी। उनका जो सेल्फ पोर्ट्रेट है, उनका जो पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन है, उनका जो लाइफ रही है, उनकी एक्सपोजर इंडिया और अब्रॉड दोनों में रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह से इंडियन लैंडस्केप और उसको लाइफ को डिपिक्ट किया, वो मुझे हमेशा से बहुत इंस्पायरिंग लगा। और दूसरा मुझे मोने का काम बहुत अच्छा लगा उसमें कि उन्होंने जब वो उस पेंटिंग के उसमें आए दौर में, तब एक एस्टैब्लिश पैटर्न था आर्ट का और वो जो रियलिज़म से रिलेटेड था। तो जब उन्होंने उनके ग्रुप ने इम्प्रेशनिज़म शुरू किया, तब उस समय उनको सीरियसली नहीं लिया गया, पर उन्होंने कैसे अपना एक मूवमेंट जारी रखी, अपने काम जारी रखा और किस तरह से लोगों को एक बिल्कुल नया हम आर्टिस्ट को एक नया सोच का ज़रिया दे दिया, जिससे हम लोग वही आज आप मेरी जैसे एनकॉस्टिक पेंटिंग में देखेंगे, जिसमें मैंने किसी मीडियम से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। उसमें वैक्स भी है, उसमें सैंड भी है, उसमें फेविकोल भी है, उसमें कुछ और भी है। तो उसको मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, अपनी अलग लैंग्वेज बना रही हूँ। तो ये सब मेरे ख्याल से इन 2 आर्टिस्ट ने दिया है। इसके अलावा इलिया रेपिन मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं, रशियन आर्टिस्ट। कोई ऐसी पेंटिंग जिसको अभी कभी आपने देखा हो, जो आपके लिए प्रेरणा बनी हो, भले ही कोई अननोन आर्टिस्ट रहा हो? अभी मैंने ब्लू जो रेंज है इनकी, ब्लू कलर के यूज़ का पिकासो का काम मैंने म्यूज़ी डी ऑसी में देखा पेरिस में, एंड आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय दैट कलर, जस्ट यूज़ ऑफ ब्लू एंड इंडिगो टाइप ऑफ ब्लू, एंड उसमें डिफरेंट वेरिएशंस उन्होंने दिए हैं। उसको मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है। मैं यहाँ पे लाई तो नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया है डिफरेंट कलर्स के साथ। वो मुझे बहुत इंस्पायर किया है। आशिमा जी, कोरोना के वक्त हमने देखा कि आर्ट हीलिंग बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई।
आप क्या मानती हैं, कला से वाकई अवसाद दूर हो सकता है? बिल्कुल। जो 2019 में मैंने जब शुरू किया अपना काम, तो कोरोना आया और उस समय हर एक के सामने एक क्वेश्चन था कि कैसे लाइफ आगे बढ़ेगी। ज़्यादातर मेरे आर्टवर्क्स उस समय के हैं, इस समय जो मैं डिस्प्ले कर रही हूँ। तो वो मुझे, जब भी मैं आर्ट करती हूँ, वो एक मेडिटेटिव प्रोसेस है, वो मुझे एक ट्रांस में ले जाता है। मुझे सारे इसीलिए मैं रोज़ 10 से 12 रात को, अभी ऑफिस से आके भी मैं कितनी भी थकी हूँ, जब मैं अपने कैनवस के सामने बैठती हूँ मैं किसी और वर्ल्ड में पहुँच जाती हूँ। वो आपको बस ये सोचना नहीं है आप क्या बना रहे हैं, आप उसको इवॉल्व होने दीजिए अपने कैनवस पे, कलर्स लीजिए और इवॉल्व होने दीजिए, और आप देखेंगे कि आपको जो सुकून मिलेगा, आप एक बहुत खुश होके उससे बाहर निकलेंगे उस प्रोसेस से। बहुत बहुत शुक्रिया आशिमा जी, रंग तरंग में हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धूप कितनी भी कड़ी हो, धूप कितनी भी कड़ी हो, फूलों के चेहरे निखर के रहेंगे। समंदर कितना भी हो गहरा, कला के मोती बिखर के रहेंगे। उम्मीद है रंग तरंग में आज हुनर, कला, अभिव्यक्ति के जो मोती बिखरे वो आपको पसंद आए होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि कला और संस्कृति की दुनिया से अनमोल मोती चुनकर फिर लाएंगे आपके लिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।